नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 7 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3, पार्ट 1 एंड 2 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता पार्ट 3। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता हास का पुरातात्विक साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य मौजूद हैं कि हड़प्पा सभ्यता का हास हुआ था। आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत, अचानक ह्रास हुआ है उसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बाढ़ और भूकंप, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, शुष्कता में वृद्धि और घग्गर का सूख जाना, बर्बर आक्रमण, परिस्थितिकी असंतुलन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। परंपरा बाद में भी जीवित रही या सभ्यता के नष्ट होने के साथ सब कुछ नष्ट हो गया था। हड़प्पा परंपरा का प्रसार कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से क्या बचा था, अगर सभ्यता नष्ट हो गई थी तो उसके बाद भी कुछ बचा था या सब कुछ समाप्त हो गया था, सब देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ा था, लेकिन बाद के लेखन, नगर नियोजन, एकरूपता इत्यादि अचानक कैसे लुप्त हो गई, ये बहुत पेचीदा विषय है। आज हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगाए गए विभिन्न तर्कों को पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का हास, पुरातात्विक साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य मौजूद हैं वो देखेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे नगरों के नगर नियोजन और निर्माण में क्रमिक हास हुआ था। शहर बड़ी तेजी से तंग बस्तियों में बदल रहे थे। विशाल स्नानागार के अनेक प्रवेश मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। कुछ समय बाद विशाल स्नानागार और अन्न भंडारण का उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया था। अंत में मोहनजोदड़ो नगर 85 हेक्टेयर से सिकुड़कर 3 हेक्टेयर की छोटी सी तंग बस्ती रह गया था। हड़प्पा के परित्याग से पहले लगता है कि एक और जन समूह यहाँ आया था, जिसकी जानकारी हमें उनके मुर्दों को दफनाने की पद्धतियों से पता चलता है। वो अलग तरीके से मुर्दे दफनाते थे। वे जिन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वे बर्तन हड़प्पा निवासियों के बर्तनों से अलग थे। उनकी संस्कृति को सेमेट्री एच यानी कब्रिस्तान एच संस्कृति कहा जाता था। यह सेमेट्री एच या कब्रिस्तान एच। बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का पूर्ण परित्याग हो गया और खाली हो गए। कालीबंगा, चौंदड़ो, बहावलपुर क्षेत्र में भी हास को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हकड़ा नदी के तटों के साथ परिपक्व काल में जहाँ 176 बस्तियाँ थी, वहीं उत्तरवर्ती हड़प्पा काल में बस्तियों की संख्या मात्र 50 रह गई थी। जनसमूह या तो नष्ट हो गए या अन्य क्षेत्रों में चले गए, क्योंकि हड़प्पा, बहावलपुर और मोहनजोदड़ो के त्रिभुज में बस्तियों की संख्याओं में ह्रास हुआ। वहीं गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, ऊपरी दोआब के दुरुस्त क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की आकस्मिक वृद्धि का कारण हड़प्पा के मूल क्षेत्रों से लोगों का आना हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है तो अचानक इतने ज़्यादा लोग नहीं बढ़ सकते, ज़्यादा लोग दूसरी जगह से आए तभी बढ़े हैं। हड़प्पा सिंधु के नगरों का परित्याग स्थूल रूप से लगभग 1800 BC में हुआ है। हम आज तक यह नहीं जान सके हैं कि मुख्य बस्तियों का परित्याग एक ही समय में हुआ है या भिन्न भिन्न अवधियों में हुआ है। आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत। विद्वानों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं कि सभ्यता नष्ट क्यों हुई। कुछ विद्वानों ने, जिनका मत है कि सभ्यता का नाटकीय अंत हो गया, उन्होंने आकस्मिक विपत्ति के साक्ष्य खोजे हैं। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए अपेक्षाकृत अधिक संभावना युक्त कुछ सिद्धांत हैं जो अभी देखेंगे हम। यह भयंकर बाढ़ से नष्ट हो गई थी। नदियों का रास्ता बदलने से और घग्गर हाकड़ा नदी तंत्र धीरे धीरे सूख जाने के कारण ह्रास हुआ है। बर्बर आक्रमणकारियों ने शहरों को बर्बाद कर दिया, उसके कारण ह्रास हुआ है। केंद्रों की बदली हुई मांगों से क्षेत्र की परिस्थिति की भंग हो गई और उसे संभाला नहीं जा सका और इसकी वजह से ह्रास हो गया। अब एक एक करके सबको देखेंगे। बाढ़ और भूकंप। प्रमुख खुदाई करने वाले नोटबुक से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में रिहाइश की विभिन्न अवधियों में अत्यधिक बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के मकानों और सड़कों पर इसके लंबे इतिहास में अनेक बार कीचड़युक्त मिट्टी भरी पड़ी थी और टूटे हुए भवनों की सामग्री और मलबा भरा पड़ा था। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद मोहनजोदड़ो के निवासियों ने पहले के मकानों के मलबे के ऊपर फिर से मकान और सड़कें बना ली थी। भयंकर बाढ़ और मलबे के ऊपर पुनर्निर्माण का सिलसिला कम से कम 3 बार चला है। रिहायशी क्षेत्र में खुदाई से पता चला कि 70 फुट ऊंचाई तक रिहायशी तलों का सिलसिला था। नदी के कीचड़ के ढेर आज के भूतल से 80 फुट ऊंचाई तक मिलते हैं। इसका अर्थ है कि बाढ़ का पानी इस क्षेत्र की ऊंचाई तक पहुंच गया था, यानी बहुत भयंकर बाढ़ में आई गई थी। 80 फुट ऊंचाई तक बहुत ज़्यादा होता है। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा निवासी इन बार बार आने वाली बाढ़ों से मुकाबला करने में हिम्मत हार गए और एक ऐसी अवस्था आई जब कंगाल हड़प्पा निवासी इसे और सहन न कर सके और इन बस्तियों को छोड़कर चले गए।
जल विज्ञानी R.L. रेक्स की परिकल्पना, ये R.L. रेक्स हैं। हड़प्पा सभ्यता का ह्रास बस्ती के भूतल से 30 फुट ऊंचे भवनों को छूने वाली भयंकर बाढ़ के कारण हुआ, जिससे सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर बहुत लंबे समय तक डूबे रहे। भूआकृति विज्ञान की दृष्टि से यह क्षेत्र अशांत भूकंप क्षेत्र है। कराची के पास बालाकोट और मकरान तट पर सूतकागंदोय और सूतकाको है जैसे स्थान हड़प्पा निवासियों के बंदरगाह थे, जो आज समुद्र तट से दूर स्थित हैं। भारत में भी लोथल इसी प्रकार का शहर है, जो कोई ज़माने में बंदरगाह था लेकिन आज समुद्र से बहुत दूर है। ऐसा संभवतः उग्र भूकंप के कारण समुद्र तट पर भूमि के उत्थान ने नदियों के मार्ग अवरुद्ध कर दिया। भूकंप आया तो कई जगह से जमीन ऊपर उठ जाती है, उससे नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। नदियों के बढ़ते हुए जल के स्तर से मोहनजोदड़ो जैसे शहर डूब गए और हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इससे नदी पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियां और तटीय संचार भंग हो गया, जिनके सहारे वहाँ के लोग जिंदा थे। R.L. रेक्स की आलोचना, अगर किसी ने सिद्धांत दिया है तो उसकी आलोचना तो होगी। आलोचना S.T. लेम्ब्रिक ने की है। हड़प्पा सभ्यता में महाभयंकर विनाश का महान सिद्धांत कई विद्वानों को मान्य नहीं है। एक नदी भूकंपीय उत्थानों से इस प्रकार अवरुद्ध हो जाएगी, निम्नलिखित 2 कारणों से सही नहीं है। यदि किसी भूकंप से अनुप्रवाह पर एक कृत्रिम बांध बन भी गया है तो सिंधु नदी की अत्यधिक जल मात्रा से वह आसानी से टूट गया होगा। सिंधु में हाल ही में 1819 में भूकंप से जो टीला बन गया था, वह सिंधु की एक छोटी नदी धारा से उत्पन्न पहली बाढ़ में ही बह गया था। जमा हो गई गाद कीचड़ परिकल्पित झील में पानी के उठते हुए तल के समानांतर हो गई होती। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की गाद बाढ़ के कारण इकट्ठी नहीं हुई थी। इस सिद्धांत की दूसरी आलोचना यह है कि इस सिद्धांत में सिंधु नदी तंत्र के बाहर की बस्तियों के ह्रास का स्पष्टीकरण नहीं दिया था। सिंधु नदी तंत्र के पास में जो थे वहां मान लिया गया था कि बाढ़ आ गई, लेकिन बाहर जो थी वहां तो बाढ़ भी नहीं आई थी, तो वो कैसे खत्म हो गए। S.T. लेम्ब्रिक का स्पष्टीकरण, इन्होंने अपना आलोचना करने के बाद अपना स्पष्टीकरण दिया। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन मोहनजोदड़ो नगर के विनाश का कारण हो सकता है। सिंधु नदी एक अस्थिर नदी तंत्र है जो अपना तल बदलती रहती है। स्पष्टतः सिंधु नदी मोहनजोदड़ो से लगभग 30 किलोमीटर या 30 मील दूर चली गई थी। शहर और आसपास के खाद्यान्न उत्पादक गांवों के लोग इस क्षेत्र में चले गए क्योंकि वे पानी के लिए तरस गए थे। शहर में देखी गई गाद वास्तव में हवा के कारण इकट्ठी हुई थी, क्योंकि हवा से बड़ी मात्रा में रेत और गाद उड़कर यहाँ आई थी। गाद और विदारित कीचड़ कच्ची ईंटों पक्की ईंटों की संरचनाओं से विखंडित होने से बनी थी, जिसे गलती से बाढ़ से उत्पन्न गाद मान लिया गया था। S.T. लेम्ब्रिक की आलोचना, इन्होंने सिद्धांत दिया तो इनकी भी आलोचना होगी। इस सिद्धांत से भी हड़प्पा सभ्यता के पूर्णतः ह्रास का कारण स्पष्ट नहीं होता है। अधिक से अधिक यह सिद्धांत मोहनजोदड़ो के वीरान हो जाने का कारण स्पष्ट कर सकता है। मोहनजोदड़ो के निवासी नदी के मार्ग में इस प्रकार के बदलाव से परिचित थे, तो स्वयं भी किसी नई बस्ती में जाकर क्यों नहीं बस गए और मोहनजोदड़ो जैसा दूसरा शहर क्यों नहीं बसा लिया। ऐसा लगता है कि इसके कुछ और ही कारण थे। शुष्कता में वृद्धि और घग्गर का सूख जाना, D.P. अग्रवाल और सूद का सिद्धांत, ये D.P. अग्रवाल साहब हैं। हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उस क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता के कारण और घग्गर हाकड़ा नदी तंत्र के सूख जाने के कारण हुआ है। घग्गर एक शक्तिशाली नदी थी जो समुद्र में गिरने से पहले पंजाब, राजस्थान और कच्छ के रण से होकर बहती थी। सतलज और यमुना नदियाँ इस नदी की सहायक नदियाँ हुआ करती थी। कुछ विवर्तनिक विक्षोभों के कारण सतलज नदी सिंधु नदी में और यमुना नदी गंगा नदी में समा गई। नदी क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन से जैसे घग्गर नदी जलविहीन हो गई। शुष्कता में वृद्धि और जल निकासी स्वरूप में हुए परिवर्तन से आए परिस्थितिकी विक्षोभों से हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हुआ। आलोचना, शुष्कता की परिस्थितियों के संबंध सिद्धांतों का पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया है और इस संबंध में और सूचनाएं अपेक्षित हैं। घग्गर नदी सूख जाने का काल अभी तक उचित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका। बर्बर आक्रमण, व्हीलर का मत है कि हड़प्पा सभ्यता आक्रमणकारी आर्यों ने नष्ट की, जिसके निम्नलिखित साक्ष्य हैं। मोहनजोदड़ो के आवास में अंतिम चरणों में सड़कों पर मानव कंकाल और जनसंहार के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद में इन स्थानों पर दासों और दस्युओं के किलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान का उल्लेख है जिसे हरियुप्पा कहा गया है, जो हड़प्पा नाम के समान ही लगता है। यह स्थान रावी नदी के तट पर स्थित था जहाँ आर्यों ने एक युद्ध लड़ा था। आलोचना, हड़प्पा सभ्यता के इस ह्रास का अनुमानित समय 1800 BC माना गया है, जबकि आर्य यहाँ लगभग 1500 BC से पहले आए ही नहीं थे। तो फिर आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण कैसे किया और ये जनसार कैसे हुआ। हड़प्पा निवासियों और आर्यों का कभी एक दूसरे से सामना हुआ ही नहीं है।
साथ ही न तो मोहनजोदड़ो में और न ही हड़प्पा में किसी सैन्य आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए आक्रमण परिकल्पना उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। परिस्थिति की असंतुलन। फिर सर्विस का सिद्धांत। उसने हड़प्पा नगरों की आबादी की गणना की और पाया कि इन क्षेत्रों में ग्राम निवासी अपनी उपज का लगभग 80% खपत स्वयं करते थे और लगभग 20% बाजार में बिकने के लिए छोड़ते थे। मोहनजोदड़ो जैसे नगर जिसकी आबादी लगभग 35,000 थी, ऐसे क्षेत्र में मनुष्यों मवेशियों की आबादी, अपर्याप्त जंगलों, खाद्यान्न और ईंधन के स्रोतों को तेजी से समाप्त करने के कारण इन अर्धशुष्क क्षेत्रों में नाजुक परिस्थिति की संतुलन बिगड़ गया था। जंगल और घास के मैदान धीरे धीरे लुप्त हो जाने के कारण अत्यधिक बाढ़ आ रही थी और अधिक सूखा पड़ रहा था। लगता है धीरे धीरे लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए जाने लगे जहां जीविका की बेहतर संभावनाएं थी। यही कारण है कि हड़प्पा समुदाय सिंधु से दूर गुजरात और पूर्वी क्षेत्रों की ओर चले गए थे। आलोचना। फेयर सर्विस का सिद्धांत सर्वाधिक युक्तियुक्त लगता है, लेकिन पर्यावरण संकट के सिद्धांत में भी कुछ समस्याएं हैं। अभी तक जितने सिद्धांत पढ़े उनमें सबसे अधिक यही सही लगता है। भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि की उर्वरकता बाद के सहस्त्राब्दियों तक बनी रही। इससे क्षेत्र में भूमि की क्षमता समाप्त होने की परिकल्पना उचित सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भारतीय भूमि की उर्वरकता तो बहुत टाइम तक बनी रही है। साथ ही हड़प्पा निवासियों की जरूरतों की गणना अल्प सूचनाओं पर आधारित है और हड़प्पा निवासियों की जीविका संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए काफ़ी और सूचना अपेक्षित हैं। हड़प्पा निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में अपर्याप्त सूचना पर आधारित गणना तब तक मात्र कल्पनाएं रहेगी जब तक इसके पक्ष में और अधिक साक्ष्य नहीं जुटाए जा सकेंगे। जब और अधिक साक्ष्य हो जाएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा तभी इसकी कल्पना को सही माना जाएगा। परंपरा जो बाद में भी जीवित रही हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उनके निवासी खाली कर गए थे, नगरचरण समाप्त हो गया था, फिर भी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण भौगोलिक प्रसार को परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी वस्तुएं उसी पुरानी शैली में चलती रही थी। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में नगरचरण के बाद का काल समृद्ध गांवों का काल था। कुछ बस्तियां जो खाली कर दी गई पर अधिकतर और बस्तियों में रिहायशी जारी रही थी। एक रूप लेखन, मोहर, बाट, मिट्टी के बर्तन की परंपरा समाप्त हो गई थी। नगर केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित कार्यकलाप समाप्त हो गए। इस प्रकार जो परिवर्तन आए वे केवल नगरचरण की समाप्ति के ही सूचक हैं। छोटे छोटे गांव और कस्बे तब भी बने रहे और इन स्थानों को पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व मिले हैं। सिंध में अधिकतर स्थानों में मर्दबांड परंपरा में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर नगरचरण की समाप्ति के बाद भी किस प्रकार के पुरातात्विक अवशेष विद्यमान थे। सबसे पहले देखेंगे सिंध। सिंध में आमरी, चंद्रो, झुक्कर जैसे हड़प्पा कस्बों में लोग ऐसे ही रहते रहे जैसे पहले रहते थे। वे अब भी ईंटों के मकानों में रहते थे। वे भिन्न मर्तबांड उपयोग में ले रहे थे जिनको झुक्कर मर्तबांड कहा जाता था। ये पांडुबांड थे जिनमें लाल सरक थी और काले रंग की चित्रकारी थी। झुक्कर में कुछ धातु की वस्तुएं मिली हैं जो ईरान के साथ व्यापार संबंध दर्शाती हैं। दंड विवीर, कुल्हाड़ियाँ और तांबे की पिन जिनके सिरे कुंडलाकार अथवा अलंकृत थे जैसी वस्तुएं यहाँ मिली हैं, वैसी ईरानी बस्तियों में भी मिली हैं। पत्थर अथवा प्रकाशित वस्तु की गोलाकार मोहरें और कांस्य प्रसाधन जार सिंधु के पश्चिम की संस्कृतियों के संपर्क के सूचक हैं। अभी हम देखेंगे सिंध के बाद भारत ईरानी सीमांत प्रदेश। सिंधु नदी के पश्चिम में बलूचिस्तान और भारत ईरानी सीमांत प्रदेश में भी उन लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं जो ठप्पेदार ताम्र मोहरें, ताम्र दंड विवरक कुल्हाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। शाही टम्प, मुंडिकाक, नौशेरो, पीरक जैसे स्थलों पर लोगों के ईरान से आवागमन था। दुर्भाग्यवंश बस्तियों का काल निर्धारण अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं हो सका है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में ऐसी अनेक बस्तियों की सूचना मिली है जहाँ नगरों के ह्रास के बाद भी लोग उसे पुराने तरीके से रहते आ रहे थे। मिट्टी के बर्तनों पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो रहा था और स्थानीय मर्तबान परंपराओं ने हड़प्पा मर्तबान परंपरा को पूरी तरह बदल दिया था। मिताथल, रोपड़ और सिसलवाल के स्थल सुप्रसिद्ध हैं। बाड़ा और सिसलवाल में ईंटों के मकान मिले हैं। इनमें से कई स्थलों में गेरुए मर्तबान मिले हैं जो ग्राम्य संस्कृतियों के प्रवर्ती हड़प्पा परंपरा से संबंधित होने का प्रमाण है। कच्छ और सौराष्ट्र। कच्छ और सौराष्ट्र में नगर चरण का अंत रंगपुर और सोमनाथ जैसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रंगपुर जैसे कुछ स्थलों में जिन मर्तबांडों का उपयोग करते थे उन्हें चमकीले लाल बांड कहा जाता था। आप देख सकते हैं इनको। लोगों ने दूरस्थ क्षेत्रों से आयातित औजार तथा सिंधुकालीन बाट और लिपि का उपयोग बंद कर दिया था। अब स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों से बने औजारों को काम ले रहे थे। विकसित हड़प्पा चरण में गुजरात में 13 बस्तियां थी जो प्रवर्ती हड़प्पा चरण में
200 या उससे और अधिक पहुंच गई थी। बस्तियों की संख्या में यह वृद्धि केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हुई, बल्कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से आए होंगे। जैसा हमने पहले भी देखा था, हड़प्पा परंपरा का प्रसार। नगरों की समाप्ति का अर्थ नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। पुरातत्व की दृष्टि से हड़प्पा के समुदाय आसपास के कृषि समुदायों में विलीन हो गए थे। इस बात की संभावना है कि हड़प्पा के किसानों ने अपनी पूजा का रूप बनाए रखा होगा। साक्षरता समाप्त हो गई थी, तब भी संभावना है कि पुरोहितों ने अपनी धार्मिक प्रथाएं बनाए रखी होंगी। संभवतः हड़प्पा निवासियों के पुरोहित समूह आर्यों के शासक समूह के साथ घुल मिल गए होंगे। इस प्रकार हड़प्पाकालीन धार्मिक परंपराओं का ऐतिहासिक भारत में प्रसार हुआ। लोक समुदायों ने दस्तकारी की अनेक परंपराएं भी बनाए रखी, जो मर्दबांड और औजार निर्माण परंपराओं से स्पष्ट होता है। फिर जब शिक्षित नगरीय संस्कृति प्रारंभिक भारत में उदय हुई, उन्होंने लोक संस्कृतियों के मूल तत्व समाविष्ट हो गए। इससे हड़प्पा परंपरा के प्रसार का अधिक कारगर माध्यम मिला। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन उससे बचा क्या क्या है वो देखेंगे अभी। पशुपति, शिव और मातृ देवी की उपासना और लिंग पूजा हम तक संभवतः हड़प्पा परंपराओं से पहुंची है। पवित्र स्थानों, नदियों या वृक्षों या पवित्र पशुओं की उपासना स्पष्टतः हड़प्पा परंपराओं से ही पहुंची है। कालीबंगा, लोथल में अग्नि पूजा बलि का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है, जो वैदिक धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य बन गए। मकानों के नक्शे, जल आपूर्ति व्यवस्था और स्नान पर ध्यान देने जैसे घरेलू जीवन के अनेक पहलू इन बस्तियों में बाद में के कालों में भी जारी रहे थे। भारत की पारंपरिक तौल और मुद्रा की प्रणाली, जो इकाई के रूप में 16 के अनुपात पर आधारित थी, हड़प्पा सभ्यता काल में विद्यमान थी और उन्हीं से ली गई प्रतीत होती है। आपने सुना होगा बचपन में 16 आना यानी पूरी इकाई हो जाती थी। कोई बोलते भी थे कि आपकी बात 16 आना सच है, वही 16 आना के 16 के अनुपात में थी। 8 आना मतलब इसका आधा हो जाता था, 50 पैसे होते थे, उसको 8 आना भी बोलते थे। 25 पैसे को 4 आना भी बोलते थे। ये 16 आना जो पद्धति है, ये हड़प्पा से ही आई है। आधुनिक भारत के कुम्हार चाक से बर्तन बनाने की विधि हड़प्पावासियों द्वारा अपनाई गई विधि के समान ही है। आधुनिक भारत में इस्तेमाल की जाने वाली बैलगाड़ियां और नावें हड़प्पा के नगरों में भी विद्यमान थी। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक तत्व बाद में भी जीवित रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इग्नू के दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में सारे इग्नू के नोट्स बनाऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।